आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसके बारे में जानना और जिसके बारे में समझना मुझे लगता है कि हर इन्वेस्टर्स की अपनी जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी ऑलरेडी पोर्टफोलियो बनी हुई है तो कोई नया फंड ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि 2023 में अगर आपने अपनी पोर्टफोलियो बना लिया, उसमें कई सारे फंड्स जो आपकी अपनी ज़रूरत की थी उसको आपने ऐड कर लिया, तो 2024 में आपको कोई नया फंड ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर 2024 में आपने पोर्टफोलियो बना लिया तो आने वाला 2025 में, 26 में, 27 में या इस तरह के जो भी साल आने वाले हैं उनमें आपको कोई नया फंड ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सर देखिए, सबसे पहली बात अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड के अंदर, तो बहुत मर्तबा इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं कि उनकी पोर्टफोलियो ऑलरेडी बनी हुई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कई नए फंड को ऐड कर लेते हैं, जो कि मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए और किस कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डिटेल्स में जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी आपने अपनी पोर्टफोलियो बनाई होगी तो मुझे लगता है कि आपकी जो पोर्टफोलियो है वो आपके गोल के हिसाब से बनी होगी, क्योंकि इन्वेस्टिंग कभी भी अपने गोल को मद्देनज़र रखते हुए करना चाहिए। आप ये देखिए कि आपने अपनी जो पोर्टफोलियो तैयार किया है, आपने जो अपनी पोर्टफोलियो बनाया है, किस मकसद के लिए आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। किसी को घर खरीदना होता है, उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी को बच्चे की पढ़ाई, किसी को बच्चे की शादी या उसके अलावा दूसरी ज़रूरतों के लिए। तो उन मकसदों के हिसाब से लोग अपनी पोर्टफोलियो तैयार करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आपने ऐसा किया है और ऐसा ही करना चाहिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आज से भी आप अपना गोल सेट ज़रूर करिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। खैर, इस पर हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में कभी और हम वीडियो में बात करेंगे। तो आपको इसी हिसाब से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहिए। तो फाइनली अगर आपने अपने गोल को मद्देनज़र रखते हुए पोर्टफोलियो बनाया है तो उसमें अब कोई भी फंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब कई मरतबा ऐसा होता है कि आपने पोर्टफोलियो बनाया और कुछ फंड उसमें आपने ऐड कर दिया, उसके बाद वहाँ पर आपने इन्वेस्टिंग शुरू कर दी और आपका अंदर से इरादा ये रहता है कि भाई ऐसा है, आने वाला टाइम में इस पोर्टफोलियो के अंदर हम और भी फंड ऐड करेंगे। समझ रहे कि नहीं? तो ऐसे कंडीशन में आप फंड ऐड कर सकते हैं। मतलब आपकी पोर्टफोलियो पूरी तरह से बनी हुई नहीं है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, अभी वो इनकम्प्लीट है। कुछ ही फंड आपने लिए और उसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दिए, तो ऐसा कर देना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे समझ में आए वैसे वैसे आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहना चाहिए। लेकिन वहाँ पर आप फंड को ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने का ये मतलब नहीं होता है कि आपको बहुत ज़्यादा फंड ऐड कर लेना है। जैसे पहले वाला पॉइंट में भी हमने बात किया है कि आपने अपने गोल्स के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाया होगा, तो अगर आपका गोल बहुत बड़ा है तो वहाँ पर यह मतलब नहीं होगा कि आपको 25-30 फंड या 15-20 फंड रखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि एक अच्छे गोल को अचीव करने के लिए 8 से 10 फंड बहुत ज़्यादा होते हैं। 8 फंड तो बहुत हैं। 8 फंड में 6-7-8 फंड में आप इन्वेस्टमेंट करिए, उससे आपका अच्छा खासा और बड़ा से बड़ा गोल अचीव हो सकता है। तो सेम इसी तरीके से अभी आपके पोर्टफोलियो में फंड की ज़रूरत है। फंड की ज़रूरत है का मतलब ये है कि आपकी पोर्टफोलियो में अभी 8 फंड भी नहीं है, 5 फंड भी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप फंड ऐड कर सकते हैं। अब एक और सवाल और भी पूछे जाते हैं कि भाई हमने पोर्टफोलियो बना कर रखा हुआ है, काफ़ी टाइम से मेरी पोर्टफोलियो बनी हुई है, वो कंप्लीट पोर्टफोलियो होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मार्केट में कुछ नए फंड्स आ जाते हैं तो इन्वेस्टर्स ये पूछते हैं कि भाई वो नया फंड है, उन्हें वो फंड किसी भी रीज़न से पसंद आ जाता है, तो उसके बारे में वो बात करने लगते हैं कि क्या मुझे इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। कई मरतबा लोग कर भी देते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। रीज़न ये है कि देखिए, मार्केट में आए दिन फंड आते रहते हैं, उनमें से हर फंड और हर एनएफओ के ऊपर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपकी पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ फंड्स बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। मैं ज़्यादा नहीं पकड़ कर चलता हूँ, मैं सिर्फ 5 साल मान लेता हूँ। मान लीजिए कि आपने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, हर साल आप 2-3-4 फंड बढ़ जा रहे हैं आपकी पोर्टफोलियो में, हर साल आप 2-3-4 फंड ऐड कर ले रहे हैं नए, जो एनएफओ की शक्ल में आता है, एनएफओ के रूप में आता है, और आपको किसी रीज़न से पसंद आ जाता है, आपने इन्वेस्टमेंट उसमें स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे में परेशानी ये आती है कि आपकी पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ फंड्स बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे, और नंबर ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो पोर्टफोलियो के रिटर्न्स है ना, वो बहुत ख़राब होने लगेगा। समझ रहे कि नहीं? वो ये समझ लीजिए इंडेक्स जैसा रिटर्न्स होने लगेगा।
तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फंड आपको ऐड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, NFO वगैरह निकल रहे हैं, नए फंड वगैरह लॉन्च हो रहे हैं, देखिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट उसमें होना ही चाहिए। अब आपको ये मतलब ख्वाहिश बढ़ने लगती है कि भाई ये अच्छा फंड है, तो अच्छा फंड म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत ज़्यादा है। मतलब एक बुरे फंड तलाश करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उतनी मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी जितनी मेहनत अच्छे फंड को तलाश करने के लिए नहीं करनी पड़ेगी। अब दूसरा सिचुएशन एक और भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपकी ऑलरेडी पोर्टफोलियो बनी हुई है जिसमें कुछ फंड आपने ऐड कर लिए, मतलब आपकी जो पोर्टफोलियो है वो कंप्लीट है, उसमें फ़ंड की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जो पहले से फ़ंड ऐड किए गए हैं उसको रिप्लेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई ऐसा फंड है जिसको किसी और फंड से बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। रीज़न ये है कि आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहना चाहिए। जैसा कि बराबर मैं बोलता भी हूँ कि आपको अपनी पोर्टफोलियो कम से कम हर क्वार्टर में देखना चाहिए। एटलीस्ट आपको 6 महीने पे तो ज़रूरी एक मरतबा अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए, ताकि आपको एक्चुअल पता चल सके कि भाई हमारी पोर्टफोलियो के अंदर कौन सा फंड है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा फंड है जिसका परफॉर्म अच्छा नहीं है। अगर आप पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं करेंगे तो ये चीज़ आपको पता नहीं चलेगी। जब आप ये पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चलेगी। अगर कोई फंड ऐसा है जो काफ़ी टाइम से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उस फंड को आप चेंज कर सकते हैं उन फंड से जो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब देखिए, मार्केट में कोई दूसरे फंड होंगे सेम कैटेगरी के या दूसरे भी कैटेगरी के जो आपको पसंद आते हो, तो उन फंड को आप ले सकते हैं। और जो पोर्टफोलियो में आपके हैं ऑलरेडी पहले से जो फंड है उस फंड को आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में आपकी पोर्टफोलियो एक बैलेंस होकर भी रहेगी, बैलेंसिंग बनी रहेगी आपके पोर्टफोलियो में। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि गलत फंड वहाँ से निकल जाएंगे और एक नया फंड जो कि अच्छा है वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ फंड्स भी ज़्यादा नहीं होंगे और आपके काम की चीज़ भी यहाँ पर हो जाती है जो कि आपको करना चाहिए। मतलब पोर्टफोलियो आपको रिव्यू करना चाहिए और जो गलत फंड है उसको आप अपनी पोर्टफोलियो से निकाल सकते हैं और आपको निकालना भी ज़रूरी है। नहीं अगर आप निकालेंगे टाइम रहते हुए तो हो सकता है जो आपका गोल है, जो आपका मकसद है, जिन अचीवमेंट के लिए आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, हो सकता है वो मकसद पूरा ना होने पाए। तो इसलिए हम रिप्लेसमेंट से कभी भी किसी को माना नहीं करते और कभी भी हम ये नहीं कहते कि आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। ये तो बिल्कुल हर इन्वेस्टर्स को करना ही चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि नए नए लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, उन्हें बहुत कुछ पता नहीं होता है। तो शुरू में वो क्या करते हैं कि रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, मतलब किसी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जब बाद में उनको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, जब उसे नॉलेज हो जाता है, तो बाद में वो ये सोचते हैं कि भाई अब हमें स्विच कर लेना है, तो वो स्विच कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपका कोई पुराना फंड है जिसमें आपने रेगुलर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें आप डायरेक्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर फंड चेंज नहीं हो रहा है, ना आपका फंड रिप्लेस हो रहा है, बस रेगुलर जो फंड था आपका उस रेगुलर से आप स्विच कर रहे हैं डायरेक्ट की तरफ। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो फाइनली अगर आप वीडियो में यहाँ तक के पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको ज़रूर मैं जितनी जल्द हो सके आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।